नमस्कार साथियों, मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स डिसऑर्डर। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अपना गैस्ट्रिक कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट का एसोफेगस के अंदर रिजर्जिटेट कर जाना, वो कंडीशन कहलाती है GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स डिसऑर्डर। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया अपना एसोफेगस, ये स्टमक हो गया। यहाँ पर क्या है? गैस्ट्रिक कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट का एसोफेगस, ये क्या है? स्टमक या गैस्ट्रिक। इसका कंटेंट वापस किस में जाना? एसोफेगस के अंदर। इसका जो कंटेंट है यानी स्टमक का कंटेंट है वो किस में वापस जाना? ये एसोफेगस के अंदर वापस जाना, ये कंडीशन कहलाती है GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स डिसऑर्डर। तो सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज रिजर्जिटेशन ऑफ gastric content regurgitation of gastric content from stomach to esophagus। यहाँ पर हमने देखा रिजर्जिटेशन यानी या कह सकते हैं रिजर्जिटेशन का मतलब होता है वापस बहना, यानी जो कोई भी सब्सटेंस है उसका पर्टिकुलर क्या है। यहाँ मान लीजिए एक बार एसोफेगस से कोई भी सब्सटेंस आया है स्टमक में, स्टमक के बाद किस में जाना चाहिए? स्मॉल इंटेस्टाइन में आना चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पर क्या है, जो स्टमक में जो सब्सटेंस जो कंटेन आ गया है, जो भी गैस्ट्रिक कंटेन आया है या यहाँ पर है, इसका पर्टिकुलर बैक फ्लो होना, क्या होना? बैक फ्लो होना, ये कंडीशन कहलाएगी अपना GERD। यहाँ पर है from stomach to esophagus is known as GERD gastroesophageal reflux disorder। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन की बात की। नेक्स्ट बात करते हैं क्या कारण है, यानी GERD होने के क्या कारण है। तो यहाँ पर कारण के बारे में बात करते हैं। कॉज, यहाँ पर एक स्फिंक्टर पार्टिकल लगा होता है, एसोफेगस के भी ऊपर एक स्फिंक्टर होता है और एसोफेगस के नीचे भी एक स्फिंक्टर होता है। यहाँ पर ऐसा स्फिंक्टर जो कि एसोफेगस के नीचे या लोअर पोर्शन में लगा रहता है, उसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर, या इसी का दूसरा नाम है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। और जो पर्टिकुलर एसोफेगस के ऊपरी हिस्से में स्फिंक्टर लगा होता है उसका नाम है अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पर क्या है? लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर। तो यहाँ पर कह सकते हैं अगर गैस्ट्रिक कंटेंट का एसोफेगस में वापस जा रहा है यानी रिजर्जिटेट हो रहा है, तो यहाँ पर कह सकते हैं हो सकता है जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिसफंक्शन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। क्या है? अगर कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पर लूज हो जाएगा या यहाँ पर काम नहीं करेगा तो हो सकता है जो गैस्ट्रिक का कंटेंट है वो रिजर्जिटेट हो जाए या वापस चला जाए, किस में चला जाए? एसोफेगस में चला जाए। तो ये कंडीशन होती है पहला, जिसको हमने लिख दिया डिसफंक्शन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, हो सकता है गैस्ट्रिक कंटेंट एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट। ऐसे सब्सटेंस का यूज करना पर्टिकुलर पेशेंट के द्वारा जिससे कि इसमें HCl की मात्रा वो बढ़ाए। ऐसा सब्सटेंस जिसको खाने के बाद HCl ज़्यादा सीक्रेट हो, उसे क्या कहते हैं हम? गैस्ट्रिक इरिटेंट कहते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? जैसे आता है टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल। नेक्स्ट इसी के अंदर गैस्ट्रिक इरिटेंट के अंदर आता है टी,
कॉफ़ी, ये सारे क्या हैं, ये सारे गैस्ट्रिक इरिटेंट हैं। या बात करें इसके अंदर तो स्पाइसी फूड भी, स्पाइसी फूड, ये पर्टिकुलर ये सारे सब्सटेंस क्या हैं, ये गैस्ट्रिक इरिटेंट है। और ये क्या काम करते हैं, ये HCl का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। या इसकी बात करें तो ये गैस्ट्रिक जो कंटेन या गैस्ट्रिक जूस है, क्या है, गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस है पर्टिकुलर, इसका सिक्रेशन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब इसका सिक्रेशन नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल 1000 से 1500 ml, यानी 1 लीटर से लगभग 1.5 लीटर, ये नॉर्मल रेंज है जो कि गैस्ट्रिक कंटेंट पर्टिकुलर सीक्रेट होता है स्टमक के द्वारा। अगर ये ज़्यादा, यानी गैस्ट्रिक जूस अगर ज़्यादा सीक्रेट होने लगेगा, मे भी वो चांस हो सकते हैं कि वापस जा सकते हैं या रिजर्जिटेट हो सकते हैं, किसके लिए, इसोफेगस के लिए। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी ज़्यादा होगा। अगर कोई सब्सटेंस या कोई भी फूड कंटेंट इसके अंदर बोलस आएगा तो उसमें क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा होगा। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा होगा और HCl की मात्रा भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो मे भी ऐसी कंडीशन में ये कंटेंट पर्टिकुलर जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिजर्जिटेट करके एसोफेगस में जा सकता है और वहाँ पर प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो ये हमने देखा कि दूसरा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर हो सकता है पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब होता है ये जो स्टमक का सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है। पहला क्या है, पहला फंडस है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है बॉडी, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है पाइलोरस। क्या होता है, पाइलोरस। अगर पाइलोरस का क्या हो जाना, पाइलोरस का यहाँ पर स्टेनोसिस हो जाना, स्टेनोसिस की हिंदी होती है सकरापन। अगर यहाँ पर रास्ता यानी गैस्ट्रिक स्टमक से जाने वाला फूड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, अगर उसमें कहीं ना कहीं अवरोध है या जाने का जो रास्ता है वो सकरा हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया, स्टेनोसिस हो गया है। ऐसी कंडीशन में जो स्टमक का कंटेंट है, जब ये स्टोनिस यानी पाइलोरस में जब स्टोनिसिस हो जाएगा या सकरा हो जाएगा यहाँ का रास्ता, तो क्या स्टमक का जो फूड है, जो फूड कंटेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। जब इस गैस्ट्रिक का जब इस स्टमक का फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा तो पर्टिकुलर स्टमक का प्रेशर बढ़ेगा। जब स्टमक का प्रेशर बढ़ेगा तो सारा जो फूड कंटेंट है वो रिजर्जिटेट हो करके किस में जाएगा या बैक फ्लो करके किस में जाएगा, एसोफेगस में जाएगा। तो इस कंडीशन में भी ये पर्टिकुलर जो अभी डिसीज कंडीशन ये डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, पाइलोरिक स्टेनोसिस। ड्यू टू पाइलोरिक स्टेनोसिस द GERD कंडीशन में डेवलप्ड, किसके कारण, पाइलोरिक स्टेनोसिस की। नेक्स्ट हमने लिया एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट, नेक्स्ट डिसफंक्शन ऑफ कार्डियक। ये जो कारण है, इस कारण से मे बी GERD ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो हमने यहाँ पर कारण की बात कर ली, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लैक्स डिसऑर्डर, पर्टिकुलर इस कारण से ये डेवलप हो सकते हैं। तो ये हो गया अपने कॉज। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। तो ये पर्टिकुलर कारण हो गए, क्या इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला इसमें है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले इसमें आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इसमें का कंटेंट जब एसोफेगस में रिजर्जिटेट होगा और यहीं पर पर्टिकुलर एसोफेगस के सबसे लोअर वाले पोर्शन के बगल में यहाँ पर क्या स्थित होता है, यहाँ पर हार्ट स्थित हो सकता है, स्थित होता है, पर्टिकुलर इसकी लोकेशन होती है। और एसोफेगस में अगर HCl जाएगा तो वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन कॉज करेगा, जिसे कहते हैं पायरोसिस। क्या कहते हैं, पायरोसिस। पायरोसिस का मतलब होता है हार्ट बर्न, हार्ट में बर्निंग सेंसेशन फील होगा, क्योंकि पर्टिकुलर जो HCl है वो एसोफेगस में जा रहा है और एसोफेगस के लोअर पोर्शन के साइड में ही या बगल में ही यहाँ पर हार्ट सिचुएटेड होता है। इसलिए यहाँ पर हार्ट बर्न की, जिसे पायरोसिस बोलते हैं, ये कंडीशन डेवलप होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। अगर HCl की मात्रा ज़्यादा होगी तो पर्टिकुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पर अगर ज़्यादा होंगे तो पर्टिकुलर क्या होगा, यहाँ पर वोमिटिंग रिफ्लक्स आएंगे। उस कंडीशन से नोजिया, वोमिटिंग या एनोरेक्सिया ये दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्फेजिया,
डिस्फेजिया, डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन सोलोइंग, डिफिकल्टी इन सोलोइंग। पर्टिकुलर पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, वो जब भी सोलो कुछ करेगा तो क्या हो सकता है, उसमें डिफिकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर ओडिनोफेजिया, पेन इन सोलोइंग। पेन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से HCl किस में जा रहा है, यहाँ पर एसोफेगस में जा रहा है। में भी यहाँ पर जो एसोफेगस का लोअर जब इरोजन होगा तो जब भी बोलस जाएगा, जब भी बोलस एसोफेगस में से स्टमक में जाएगा, उस समय यहाँ पर इरोजन होने के कारण क्या फील होगा, पेन फील होगा एट द टाइम ऑफ सोलोइंग। जब पेन सोलोइंग के टाइम पर होता है उस कंडीशन को हम उसकी एक टर्मिनोलॉजी पर्टिकुलर होती है जिसका नाम है ओडाइनोफेजिया। नेक्स्ट बात करते हैं वेट लॉस, वेट लॉस। यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर कोई भी कंडीशन होती है, यहाँ पर हमने देखा एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग हो रही है। अगर पेशेंट कुछ भी खाता है तो मे भी किसकी संभावना ज़्यादा होती है, वोमिटिंग की संभावना ज़्यादा होती है। जब पर्टिकुलर वोमिटिंग कर देगा तो जो भी फूड खाएगा वो अपनी बॉडी तक नहीं पहुँच पाएगा और पर्टिकुलर पेशेंट का क्या होगा, वेट लॉस होगा। तो यहाँ हमने देखा वेट लॉस होगा। ये कंडीशन क्या हो गई, पर्टिकुलर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, जिसमें हमने देखा सबसे पहले हार्ट बर्न, पायरोसिस बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से HCl का कंटेंट या HCl कहाँ पर, गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर जा रहा है, एसोफेगस में जा रहा है और इसकी लोअर साइड में ही यहाँ बगल में क्या स्थित होता है, हार्ट स्थित होता है। पर्टिकुलर अगर HCl की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो हार्ट में बर्निंग सेंसेशन फील होगा, जिसको हमने क्या बोला, यहाँ पर पायरोसिस बोला। यहाँ पर हमने देखा एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन सोलोइंग। पर्टिकुलर जब पेशेंट सोलो करेगा उस समय डिफिकल्टी फील होगी। नेक्स्ट ओडाइनोफेजिया, जब भी पेशेंट सोलो करेगा उस समय क्या होगा, पेन होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया वेट लॉस। नेक्स्ट यहाँ पर चेस्ट टाइटनेस क्या रहेगी, पेशेंट का चेस्ट कैसा रहेगा, टाइट रहेगा, टाइट उसका खींचा सा उसका चेस्ट है फील करेगा। यहाँ पर चेस्ट टाइटनेस एंड पेन क्या होगा, पेन भी पर्टिकुलर पेशेंट के चेस्ट के अंदर होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इरोजन पाए जा रहे हैं HCl के कारण से। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्या हो गया, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं डायग्नोस्टिक की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पर्टिकुलर हिस्ट्री कलेक्शन हम कर लेंगे पेशेंट से, उससे पूछ लेंगे कि यहाँ पर क्या समस्या आ रही है, कभी ऐसे कोई समस्या थी, उसके बारे में हमने पूछ लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक जो कन्फर्मेटिव जो टेस्ट है वो है एंडोस्कोपी। क्या है, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी पर्टिकुलर इस प्रोसीजर में क्या होता है, पर्टिकुलर कैमरा लोडेड कैथेटर को माउथ द्वारा इंसर्ट किया जाता है और इसमें किसको चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर GI ट्रैक को हम आसानी से चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर अपना एसोफेगस को अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, स्टमक को, इंटेस्टाइन को अच्छी तरीके से इसको विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी प्रकार का इरोजन मिल रहा है, अगर एसोफेगस के अंदर, स्टमक के या यहाँ पर पर्टिकुलर बात करें एसोफेगस के अंदर अगर यहाँ पर इरोजन मिल रहा है तो अच्छी तरीके से इसको विजुलाइज कर सकते हैं। और पर्टिकुलर ग्रेड यहाँ पर एंडोस्कोपी के अंदर हमने ग्रेड के रूप में यहाँ पर डिवाइड किया है। ग्रेड फर्स्ट में यहाँ पर ग्रेड के रूप में हम देख रहे हैं कि कितना इरोजन हुआ है और कौन कौन सी लेयर अफेक्टेड है। इसमें हमने मोस्टली यहाँ पर अपने जितने भी GI ट्रैक की बात की थी, यहाँ पर पर्टिकुलर 4 लेयर पाई जा रही थी। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर थी उसका नाम है म्यूकोसा, और जो सेकंड इनर मोस्ट लेयर थी उसका नाम है सब म्यूकोसा। उसके बाद यहाँ पर सबसे तीसरी लेयर की बात की थी जिसका नाम है मस्कुलर लेयर। और सबसे जो ऊपरी वाली परत है या सबसे ऊपरी वाली GI ट्रैक की जो क्या कहते हैं यहाँ पर लेयर होती है उसका नाम है
सीरोसा या सीरस लेयर, यहाँ पर पर्टिकुलर ये लेयर की बात हो गई। तो यहाँ पर लेयर के अनुसार से यहाँ पर हमने जो एंडोस्कोपी है इसको ग्रेड के रूप में यहाँ पर देखे हैं। तो सबसे पहले GERD गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर ग्रेड फर्स्ट में क्या होगा, पर्टिकुलर यहाँ पर माइल्ड इरोजन पाए जाएंगे, यानी एसोफेगस के अंदर HCl के कारण थोड़ा सा यहाँ पर जो इंजरी हुई है या कह सकते हैं यहाँ पर इरोजन थोड़ा सा मिलेगा, जिसको हमें ग्रेड फर्स्ट। अगर यहाँ पर सिर्फ व सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड हुई है, ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड सेकंड में यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर इरोजन थोड़ा सा और ज़्यादा मिल सकते हैं, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव मिल सकता है। यहाँ पर अगर बात करें म्यूकस भी अफेक्टेड हो सकती है और सब म्यूकस भी अफेक्टेड हो सकती है। नेक्स्ट बात करें ग्रेड थर्ड के अंदर यहाँ पर बात करें कुछ और ज़्यादा कंडीशन डेवलप हो सकती है, जिसके अंदर म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर और मस्कुलर लेयर तक अफेक्टेड हो सकती है। ग्रेड फोर्थ के अंदर यहाँ पर पर्टिकुलर चारों लेयर या सबसे ज़्यादा जो सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है वो डेवलप हो सकती है, जिसके अंदर चारों लेयर अफेक्टेड हो सकती हैं। HCl के कारण जो एसोफेगस की चारों लेयर हैं ये पर्टिकुलर अफेक्टेड हो सकती है, जो कि हमने ग्रेड के रूप में यहाँ पर देख लिया। GERD ग्रेड फर्स्ट, GERD ग्रेड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर हमने ग्रेड के रूप में देख लिया, जो कि हमारी चारों लेयर हैं में भी अगर चारों लेयर अफेक्टेड हो जाए तो वहाँ पर ग्रेड फोर्थ हो जाएगा। एंडोस्कोपी के दौरान हमने चारों ग्रेड के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ये हो गया अपने क्लिनिकल मैनिफेस्ट या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर इस पेशेंट को ऐसी कौन कौन सी दवा देंगे जिससे कि पर्टिकुलर जो इसमें का HCl है या गैस्ट्रिक कंटेंट है या गैस्ट्रिक जूस है ये रिजर्जिटेट एसोफेगस में ना हो। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा था कि अगर कोई पेशेंट गैस्ट्रिक इरिटेंट का यूज़ कर रहा है जिसके कारण HCl या गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर पेशेंट गैस्ट्रिक इरिटेंट का यूज़ कर रहा है तो उसको बोलना है कि आज से अब आपको गैस्ट्रिक इरिटेंट का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट। अब ऐसी कोई चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है, अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे टोबैको, स्मोकिंग, और यहाँ पर हमने देखा था अल्कोहल, टी, कॉफ़ी या स्पाइसी फूड, ऐसी कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी है जिससे कि HCl या गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन ज़्यादा हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI, यहाँ पर PPI दे सकते हैं, PPI मेडिसिन। नेक्स्ट होती है H2 ब्लॉकर, यहाँ पर नेक्स्ट दे सकते हैं एंटासिड। PPI में क्या आती है, ओमिप्राजोल, ये पर्टिकुलर ओमिप्राजोल, और यहाँ पर दूसरी होती है H2 ब्लॉकर क्या आता है, रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, और यहाँ पर एंटासिड के अंदर आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो एंटासिड है ये क्या काम करते हैं, पर्टिकुलर HCl है, HCl का जो pH है कितना होता है, 1 to 3, 1 से 3 इसका pH है। ये पर्टिकुलर pH इतना ज़्यादा है कि पर्टिकुलर किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन पर अगर पड़ेगा तो ये क्या कर सकता है, वहाँ पर पर्टिकुलर इरोजन करा सकता है, वहाँ पर अल्सर करा सकता है। और ये स्टमक में क्यों नहीं होता है, यहाँ पर क्वेश्चन करने की ये बात है, ये स्टमक में इतना 1 से 3 जो इसका pH है इतना ज़्यादा होता है, और यहाँ पर माइल्ड, यहाँ पर क्यों इरोजन नहीं करता है या यहाँ पर क्यों अल्सर फॉर्मेशन नहीं करता है। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर एक सेल होती है जिसका नाम है म्यूकस नेक सेल।
MNC म्यूकस नेक सेल, ये पर्टिकुलर म्यूसिन का सिक्रेशन करती हैं। हमने जब पेप्टिक कल्चर के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पर हमने फुली इसको डिस्क्राइब किया था, यहाँ पर क्या क्या होती हैं, क्यों नहीं होता है। यहाँ पर म्यूकस नेक सेल होती हैं जो कि म्यूसिन का सिक्रेशन करती हैं, और म्यूसिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो पर्टिकुलर इसकी यानी HCl से होने वाली इंजरी को बचाती है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा ये HCl है, एसिडिक नेचर है, जिससे कि इसके अंदर वाली या यहाँ कह सकते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें इरोजन हो सकता है। तो इस जो pH है ये pH को कम करती है, यानी कह सकते हैं 3 to 4 या 3 to 5, इसको इतने पर कौन करता है, यहाँ पर एंटासिड है, इसके एसिडिक नेचर को कम करने का काम करता है एंटासिड। नेक्स्ट होती है बीटा ब्लॉकर रेनिटिडिन या सिमेटिडिन, ये क्या काम करती है, पर्टिकुलर जो यहाँ पर पैराइटल सेल होती है, क्या पैराइटल सेल से क्या निकलता है, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। पर्टिकुलर HCl को कम कराने वाली, HCl के सिक्रेशन को कम कराने वाली पर्टिकुलर 2 मेडिसिन होते हैं, इसे कहते हैं हाइपोसेक्रेटरी एजेंट या हाइपोसेक्रेटरी ड्रग, जिससे क्या होगा, पर्टिकुलर HCl का सिक्रेशन कम होगा। अगर HCl का सिक्रेशन कम होगा तो जो भी कंपोनेंट्स एसोफेगस के अंदर जाएगा वहाँ पर इरोजन कॉज नहीं करेगा, या HCl या गैस्ट्रिक जूस कम निकलेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर पर्टिकुलर एसोफेगल या GERD की संभावना कम होगी या ना के बराबर होगी। तो यहाँ हम देखें कौन सी, रेनिटिडिन और सिमेटिडिन, और PPI के अंदर प्रोटीन पंप इनहिबिटर के अंदर क्या आता है, ओमेप्राजोल, यहाँ पर पेंटोप्राजोल, क्या पेंटोप्रा और ओमेप्राजोल। तो ये सारी मेडिकल मैनेजमेंट हो गए। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सर्जिकल कोई मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पेशेंट को एडवाइस दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर एडवाइस के बारे में बात करेंगे, पेशेंट को क्या करना है, कैसे रहना है, उसकी लाइफ में क्या क्या चेंज करवाना है, यहाँ पर उसमें डिस्कस करेंगे हम एडवाइस के बारे में। एडवाइस, पेशेंट को क्या क्या एडवाइस देनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था, पेशेंट को बताया गया था इस कंडीशन में कि आपको क्या नहीं करना है, गैस्ट्रिक इरिटेंट का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट बात करनी है, जब भी पेशेंट खाना खाता है, यानी कैसा खाना खाता है, जब भी मान लीजिए कोई खाना मान लीजिए कोई भी पेशेंट अपना पूरा मील 2 बार में, पूरे दिन का मील कितने बार में खाता है, 2 बार में खाता है। यानी इसमें बात करें तो मान लीजिए कोई भी पेशेंट है वो अपना पूरा खाना या पूरे दिन का खाना दो बार में खाना खाता है, यानी अपने खाने की पूर्ति 2 बार में कर लेता है। तो पेशेंट को एडवाइस करनी है, आप जो खाना 2 बार में खाते हो उसी खाने को आपको लगभग 5, 7, 8 बार में खानी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल डाइट इज गिवन। पेशेंट को कैसी डाइट देनी है, स्मॉल कम देनी है, और फ्रीक्वेंट बार बार करके देनी है, यानी नंबर काउंटिंग ज़्यादा करनी है, यहाँ पर काउंटिंग ज़्यादा होगी, और जो डाइट की जो क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, थोड़ी थोड़ी देंगे और बार बार देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें दूसरा, जब भी पेशेंट यहाँ पर क्यों देंगे खाना थोड़ा थोड़ा, जब भी अगर इसके अंदर स्टमक के अंदर खाना थोड़ा सा आएगा तो रिजर्जिटेट या बैक फ्लो होने की संभावना कम रहेगी, और थोड़ा सा खाना देंगे या थोड़ा सा खाना इसके अंदर स्टमक के अंदर आएगा तो जो पर्टिकुलर इसमें अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, स्टमक के अंदर स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, इससे के अंदर काइम का फॉर्मेशन होता है। काइम का मतलब होता है बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस, बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस क्या को मिलकर क्या बोलते हैं यहाँ पर, काइम। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के कारण फूड का रिजर्जिटेट या बैक फ्लो हो सकता है। अगर क्वांटिटी कम रहेगी तो बैक फ्लो की संभावना कम होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं पेशेंट को थोड़ी थोड़ी डाइट देनी है, और उसकी मात्रा या कह सकते हैं इसकी जो नंबर है ज़्यादा बार में देना है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, और डाइट में क्या देना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पेशेंट को कैसी डाइट देना है, हाई फैट, कैसी डाइट, हाई CHO, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट आर गिवन टू द पेशेंट को कैसी डाइट देनी है, पेशेंट को पर्टिकुलर हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फैट डाइट देनी है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ऑर्डर के बारे में कि
ऑर्डर में सबसे पहले कि स्टमक से इंटेस्टाइन में सबसे पहले कौन सा खाना या किस प्रकार का खाना जाता है, तो सबसे पहले स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जाता है, हाई कार्बो। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले खाली होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव करता है, उसके बाद प्रोटीन मूव करता है, उसके बाद फैट डाइट मूव करता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें लिक्विड की, लिक्विड में तो सबसे पहले फूड का मूव करेगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाएगा सबसे पहले लिक्विड, उसके बाद सेमी सॉलिड, उसके बाद सॉलिड। तो यहाँ पर दूसरा लिख सकते हैं, यहाँ पर नेवर गिव वाटर ड्यूरिंग और आफ्टर मील। खाने के तुरंत बाद या खाने के समय पर या खाने के तुरंत बाद क्या नहीं देना है, लिक्विड डाइट नहीं देनी है। लिक्विड डाइट से क्या होगा, पर्टिकुलर यहाँ पर कंडीशन डेवलप होगी, और लिक्विड डाइट के कारण क्या होगा, पर्टिकुलर यहाँ पर रिजर्जिटेट होगा, क्योंकि लिक्विड क्या होता है, अगर सॉलिड होता है तो क्या होता है, पर्टिकुलर यहाँ पर आकर के रुक जाता है, और लेकिन अगर लिक्विड होता है तो लिक्विड में क्या होता है, उसकी रिजर्जिटेशन होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर खाने के तुरंत बाद और खाने के टाइम पर क्या नहीं देंगे। यहाँ पर इसका रीज़न दूसरा है कि यहाँ पर लिक्विड क्यों नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पता है लिक्विड दे सकते हैं, लिक्विड को देना चाहिए, खाने के साथ भी देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका रीज़न अलग है। यहाँ पर रीज़न ऐसा है कि जो यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड का रिजर्जिटेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने के कारण हम यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल डाइट, उसके बाद हाई कार्बोहाइड्रेट लो फैट डाइट, नेवर गिव वाटर ड्यूरिंग और आफ्टर मील, खाने के तुरंत बाद या खाने के टाइम पर वाटर नहीं देना है। यहाँ पर क्या करना है, पेशेंट को अगर बात करें कि रिजर्जिटेशन की समस्या हो रही है, तो पेशेंट को खाने के तुरंत बाद क्या नहीं करना है, उसको अलाउ नहीं करना है कि आप सुपाइन पोजीशन या लेट जाओ। तो नेवर अलाउ द पेशेंट टू सुपाइन पोजीशन आफ्टर मील। खाने के तुरंत बाद पेशेंट को क्या नहीं अलाउ करना है कि आप लेट जाओ, पेशेंट को लेटना नहीं है या सुपाइन पोजीशन नहीं देनी है। क्या करना है, अलाउ द पेशेंट टू वॉक। क्या करना है, पेशेंट को बोलना है खाने के बाद आप क्या करना है, वॉक करना है। अलाउ द पेशेंट टू वॉक आफ्टर मील। खाने के बाद क्या करना है, पेशेंट को अलाउ करना है कि आप क्या करो, वॉक करो। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि और क्या करना है, और यहाँ पर खाने के बाद थोड़ा सा मीठा देना है, यानी पेशेंट जब खाना खा लेता है उसके बाद उसे अलाउ करना है कि थोड़ा सा मीठा खाए। मीठे का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उसे ऐसा मीठा दे जिसमें कि हाई फैट हो, उसे हाई फैट डाइट मीठे में नहीं देनी है। अगर बात करें यहाँ पर गुड़, तो पेशेंट को गुड़ दे सकते हैं। गुड़ का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, गुड़ में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो खाने के बाद हम पेशेंट को गुड़ दे सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर देखा था कि आसानी से इसका यानी फास्ट मूवमेंट गैस्ट्रिक से या स्टमक से इंटेस्टाइन की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एडवाइस पेशेंट को क्या देनी है। और नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट को क्या करना है कि एट द टाइम ऑफ डिनर और सोने का टाइम, कहने का मतलब 4 घंटे का गैप होना चाहिए जब पेशेंट खाना खाता है और जब पेशेंट सोने जाता है। यानी सोने जाने से पहले पेशेंट को 4 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, ताकि जितना भी फूड कंटेंट स्टमक में हो, जितना फूड स्टमक में आया हो, आसानी से वो कहाँ पर चला जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर चला जाए। जब स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर चला जाएगा पर्टिकुलर फूड, तो यहाँ पर रिजर्जिटेशन होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो ये हो गया अपना एडवाइस के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में। आशा करता हूँ कि ये जो छोटा सा लेक्चर है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।